क्वेश्चन किया है, ठीक है। और एक क्वेश्चन था जो मैंने छोड़ दिया, तो मैंने कहा था आप लोग ट्राई कर लेना, उसकी भी लॉजिक बता दी। तो इंशाल्लाह आज से नया चैप्टर स्टार्ट करें, ठीक है। जितना भी कवर हो जाए सारे का सारा, तो प्रॉब्लम इजी कवर हो पाएगा, लेकिन जितना ज़्यादा भी कवर हो जाए। ये चैप्टर नहीं, मैंने ये नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ कर ला रहा। तो अब इस चैप्टर की जो थीम है वो बेसिकली ऑसिलेटर्स है। ऑसिलेटर ऐसे सर्किट्स होते हैं जो फिक्स फ्रीक्वेंसी के सिग्नल जनरेट करते हैं, ठीक है। जिसमें साइनसॉइडल वेव शेप हो सकती है, स्क्वायर वेव शेप हो सकती है, ट्रायंगल वेव शेप हो सकती है, और सॉर्ट वेव शेप हो सकती है। दो मेजर क्लासेस हैं ऑसिलेटर्स की। एक जो है वो फीडबैक ऑसिलेटर कहलाते हैं। नॉर्मली जो फीडबैक ऑसिलेटर्स हैं वो हम यूज करते हैं साइनसॉइडल वेव शेप जनरेट करने के लिए, ठीक है, ज़्यादा उधर यूज किया जाता है। और दूसरी जो टाइप है वो रिलैक्सेशन ऑसिलेटर है। रिलैक्सेशन ऑसिलेटर जो है वो नॉन साइनोसॉइडल सिस्टम की जो वेव शेप्स हैं उनको जनरेट करने के लिए ज़्यादा यूज किया जाता है, जिसमें स्क्वायर वेव हो सकती है, ट्रायंगल हो सकती है, सॉटोथ हो सकती है। अब यूज इसमें ऑप एम्प और जो मेन इसकी कह लगे थीम है, जो मेन पॉइंट है वो ये है कि एक ऑप एम्प में अगर हम पॉजिटिव फीडबैक करें तो उसका क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। हमने नेगेटिव फीडबैक का इफेक्ट तो शुरू में देखा था जब हमने ऑप एम्प स्टार्ट किया था कि नेगेटिव फीडबैक से कुछ एडवांटेजेस थे जो हमें अचीव हो रहे थे। वो एडवांटेजेस ये थे कि एक तो हमारी बैंडविड्थ इंक्रीज हो रही थी, जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है ऑपरेशन की वो ज़्यादा हो जाती थी, ठीक है। दूसरा एडवांटेज था कि जो गेन था वो ज़रा रिड्यूस हो जाता है एज कम्पेयर टू ओपन लूप गेन। ओपन लूप गेन बहुत ज़्यादा होता था, क्लोज लूप गेन जो है कम होता था। अब पॉजिटिव फीडबैक में मज़े की बात है कि डिफरेंट बिहेवियर है। नेगेटिव फीडबैक में आपकी जो आउटपुट का लेवल है वो रिड्यूस हो रहा होता था, ये लिमिट हो रहा होता था। पॉजिटिव फीडबैक में वो इंक्रीज हो रहा होता था, क्योंकि होता है कि फॉर एग्जांपल इनिशियली अगर मेरे पास ये वैल्यू है, ये छोटी सी वैल्यू, तो जब मैं पॉजिटिव फीडबैक कराऊंगा, ये मेरी आउटपुट है, तो जो आउटपुट और इनपुट है वापस में ऐड हो रहे होंगे, ठीक है। नेगेटिव फीडबैक में माइनस होते हैं, पॉजिटिव फीडबैक में ऐड हो रहे हैं। तो आप देखोगे कि इनिशियली अगर ये वैल्यू है ये इसका ऐड हो जाएगी, तो ये वैल्यू थोड़ी सी सेकंड साइकिल में जरा बड़ी हो जाएगी, फिर दोबारा ये इसके साथ ऐड होगी। तो करते करते अगर शुरू में कम थी तो आपको नजर आएगा कि थोड़ी सी इंक्रीज हो रही है। अब इसमें एक दो चीजें हैं जो जिनका ख्याल रखने की जरूरत है, वो ये कि अगर इसी ट्रेंड को फॉलो करें तो ये तो अनस्टेबल सा एक ट्रेंड है, ठीक है, ये तो बहुत बड़ी हो जाएगी आखिर में जाके, तो उसको कैसे रोका जाए। और दूसरा, इसमें दो तरह के बिहेवियर शो होते हैं जो ऑसिलेटर है, एक इनिशियल बिहेवियर है और फिर एक खास टाइम के बाद ये कांस्टेंट हो जाता है। तो कैसे हम ये ड्यूअल बिहेवियर अचीव करते हैं और दोनों की क्या रीजन है अचीव करने की। असल हमारा मकसद होता है इस तरह की वेव शेप अचीव करना जिसका कांस्टेंट एम्पलीट्यूड हो, लेकिन लाजमी बात है कि ये एकदम से जीरो से इस लेवल पे नहीं आ सकते। तो स्टार्टिंग में हमारी कोशिश होती है कि हम गेन ज्यादा रखें, ठीक है। तो गेन ज्यादा का एडवांटेज क्या होगा कि छोटी इनपुट के लिए आउटपुट ज्यादा आ रहा होगा, लेकिन वंस हमने अपने डिजायर्ड लेवल पे पहुंच गए, जो भी हमने पीक अचीव करनी है, तो उसके बाद हम चाहते हैं कि गेन कांस्टेंट हो जाए, फिर मजीद गेन इंक्रीज ना हो। तो आगे सर्किट देखेंगे उसमें आपको समझ आएगी कि किस तरह हम इस चीज को अंदर एम्बेड कर लेते हैं कि इनिशियली इसका आउटपुट बढ़ता है, लेकिन एक खास वैल्यू के आप पे आके इसका जो आउटपुट है वो कांस्टेंट रह जाए, ठीक है। क्योंकि हमारे लिए पीक भी इंपॉर्टेंट होती है और फ्रीक्वेंसी तो आप देखेंगे इसकी कांस्टेंट चल रही होगी। तो ये एक जनरल सा ओवरव्यू ये है इसका ऑसिलेटर का। आगे इसको डिटेल में देखेंगे इंशाल्लाह ज़्यादा चीज़ें समझ आएंगी। तो ये आपको बात है। अब इनकी एप्लीकेशन है, ठीक है, कम्युनिकेशन में यूज हो सकते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन में आप क्या करते हैं, मॉड्यूलेशन करते हैं खासकर, तो आप अपनी वॉइस को किसी एक फिक्स फ्रीक्वेंसी के सिग्नल के साथ मल्टीप्लेक्स कर देते हैं या उसके ऊपर सुपर इम्पोज कर देते हैं, ठीक है। तो इसकी एप्लीकेशन कम्युनिकेशन हो जाती है। दूसरा, जितने भी आपके डिजिटल सिस्टम है, कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, जितनी भी चीजें हैं उन सब के अंदर एक क्लॉक फ्रीक्वेंसी होती है, एक क्लॉक साइकिल होता है, जिसको आप कहते हैं कि प्रोसेसर कितने हर्ट्ज का है। वो जो गीगा हर्ट्ज होता है वो असल में उसकी क्लॉक स्पीड होती है कि कितना फास्ट ऑपरेट कर सकता है। तो वो जो क्लॉक स्पीड है वो भी किसी ऑसिलेटर के जरिए से जनरेट हो रही होती है। कुछ मटेरियल ऐसे एग्जिस्ट करते हैं यूनिवर्स में जो नेचुरली फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हैं, सिर्फ क्वार्ट्ज का क्रिस्टल है, ठीक है। लेकिन बाज़ दफ़ा आप इस तरह के सर्किट्स भी यूज करते हैं कि आपके पास एक फिक्स फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर आए या एक फिक्स फ्रीक्वेंसी का साइनोसाइड आए या कोई इस तरह की चीज आपके पास आ जाए। तो इसकी अगर आप थोड़ी सी डिटेल देखें यहाँ पे,
उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि कौन कौन सी टाइप की वेव जनरेट हो सकती हैं, जिसमें साइन है, स्क्वायर है, ट्रायंगल है, सॉर्ट होता है, और कुछ इसकी एप्लीकेशंस है वो भी इधर नीचे मेंशन है। और एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है कि किस तरह के कंपोनेंट से बन सकता है, तो ये ट्रांजिस्टर से भी बन सकता है और ऑप एम्प से भी बन सकता है। और अगर आप ऑप एम्प पे थोड़ा सा गौर करें तो ऑप एम्प के अंदर क्या चीज है, ऑप एम्प के अंदर ट्रांजिस्टर ही है एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि अगर पढ़े तो लिखा हुआ है कि बोथ डिस्क्रीट ट्रांजिस्टर एंड ऑप एम्प। तो ट्रांजिस्टर डिस्क्रीट इसलिए होता है कि आप उसकी सारी लेग्स को खुद देख सकते हैं, उसको खुद चेक कर सकते हैं, लेकिन ऑप एम्प जो डिस्क्रीट नहीं होता, ऑप एम्प आईसी है, उसकी अंदर का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो आप डाटा शीट वगैरह से या उसके लेआउट से तो जज कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर आप रन टाइम में देख नहीं सकते कि यार ये कौन सा ट्रांजिस्टर काम करेगा, क्योंकि हमने उसकी इंटरनल डायग्राम कई बार देखी है तो उसमें काफी चीजें होती हैं जो अंदर कंस्ट्रक्शन के हवाले से बनी होती हैं, लेकिन हमें नजर नहीं आ रही होती। ठीक है, एक नॉर्मल ट्रांजिस्टर जो आप लैब में यूज करते हो उसमें तो आपको नजर आता है इसका कलेक्टर है, ये इसका बेस है, ये इसका मीटर है, ये इसका रेजिस्टर लगा है, लेकिन ऑप एम्प के अंदर क्या है ये सिर्फ आप डाटा शीट से देख सकते हैं, रियल वर्ल्ड में तो आपको नजर नहीं आता। और आखिर में सर्किट है ट्रिपल फैक्ट टाइमर, ठीक है, उसको भी हमने स्टडी करना है। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, साइनसॉइडल ऑसिलेटर ऑपरेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक वेयर अ पोर्शन ऑफ आउटपुट सिग्नल इज फेड बैक टू द इनपुट in a way that causes it to reinforce itself and thus sustain a continuous output signal। अच्छा, जब हमने नेगेटिव फीडबैक पढ़ी थी तो नेगेटिव फीडबैक में भी हम एक केस था सिर्फ जिसमें सारी की सारी आउटपुट सिग्नल इनपुट सिग्नल को दे थे, और वो केस था वोल्टेज फॉलोअर का था। अगर वोल्टेज फॉलोअर का सर्किट आप याद करें तो वोल्टेज फॉलोअर में क्या था, आपको इस तरह सर्किट था, नेगेटिव उसकी ग्राउंडेड थी, ये सिंपल वोल्टेज फॉलोअर होता है। अगर आप नेट पे सर्च करें या बुक में भी देखें, इसका VN मान होता है, जो इनपुट देते हैं वही आपको आउटपुट में मिल रही होती है। लेकिन ये इसके साथ कनेक्टेड नहीं, ये इसके साथ नेगेटिव के साथ कनेक्टेड, नेगेटिव फीडबैक। यहाँ पे जो मैं बात करना चाहता हूँ ये है कि नॉर्मली हम कोई पोर्शन यूज करते हैं, यानी आउटपुट की कोई पोर्शन यूज करते हैं, और वो जो पोर्शन है वो जो एटेन्यूएशन सर्किट साथ में लगा होता है उसकी मदद से डिफाइन होता है। कुछ केसेस में आउटपुट सारी की सारी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर आउटपुट की कोई हिस्सा इस्तेमाल कर रहे होते हैं और वो रेजिस्टर्स की कॉम्बिनेशन की मदद से सेट होता है। फॉर एग्जांपल इसी सर्किट में अगर मैं यहाँ पे रेजिस्टर लगाता हूँ, दो रेजिस्टर, एक रेजिस्टर इधर नीचे लगाता हूँ और एक रेजिस्टर यहाँ पे लगाता हूँ, ठीक है, यहाँ RF इसको RF कर देता हूँ, इसको R1 कर देता हूँ, तो अब मेरे पास जो वोल्टेज वापस आ रही है, ये फीडबैक हो रही है, वो V आउट नहीं होगी, वो V आउट मल्टीप्लाई बाय R1 डिवाइड बाय R1 प्लस RF होगी, ठीक है, चेंज होगी। उसकी एक सिंपल सी चीज है, इधर इंपेडेंस बहुत हाई होती है तो उसको इग्नोर भी किया जा सकता है, तो आपके पास एक सिंपल सी सर्किट बन जाएगा जिसमें ये पॉइंट इसके साथ कनेक्शन में, ये इसके बराबर इसके साथ टच है, तो ये सी सर्किट बन जाएगा। इधर R1 के क्रॉस अगर वोल्टेज निकालने तो R1 डिवाइड बाय R1 प्लस RF। ये लिखने का मकसद है कि ज्यादातर आप जो वोल्टेज फीडबैक करवा रहे होते हैं वो एक पोर्शन होता है, ठीक है, वो सारी की सारी वैल्यू के बराबर नहीं होता, आउट उसका एक हिस्सा होता है, उसका 20% हो सकता है, 30% हो सकता है, 40% हो सकता है, वो कितना परसेंट होगा वो डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस की वैल्यूज के ऊपर, ठीक है। तो ये इधर स्टेटमेंट लिखी हुई है, where a portion of output signal is fed back to input in such a way that causes it to reinforce itself। सिर्फ इस स्टेटमेंट को मैं क्लियर करता। जहां तक रीइंफोर्समेंट की बात है तो वो डायग्राम से ऑलरेडी यहाँ पे शो कर चुका था कि जब ये वापस आएगा, ठीक है, ये कुछ पोर्शन वापस आ रहे हैं, तो ये सिग्नल और ये सिग्नल ये एक दूसरे को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये सिग्नल तो ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, इसके साथ ये ऐड हो रहा है। फिर नेक्स्ट साइकिल में क्योंकि ऑप एम्प कंटीन्यूअसली चलता रहेगा, जब ये दोनों ऐड होंगे इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे गेन के साथ, तो ये आउटपुट मजीद बढ़ जाएगी। जब जो इंक्रीज आउटपुट है वो आएगी जब, तो ये इनपुट पे बढ़ जाएगी, तो ये कॉन्स्टेंटली चलता रहता है और आउटपुट को इंक्रीज करता रहता है। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन तो आई थिंक इसका यहाँ तक काफी है। एप्लीकेशंस का भी बताया था, यहाँ की एप्लीकेशन दिखी है कि कम्युनिकेशन सिस्टम में, डिजिटल सिस्टम कंप्यूटर में यूज होता है और डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज और टाइमिंग सिग्नल्स जनरेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। और आखिरी बात, ये लैब में भी कुछ इक्विपमेंट है जो इस्तेमाल करता है, फॉर एग्जांपल फंक्शन जनरेटर हो गया। फंक्शन जनरेटर जो आपको यूज करोगे, आप देखें डिफरेंट स्क्वायर वेव या साइन वेव, जब आपने कोई सर्किट बना लिया, मिसाल तौर पे आपने क्लिपर का सर्किट बनाया हुआ है, आप टेस्ट करना चाह रहे हैं कि क्लिपर की आउटपुट ठीक है, क्लैंपर का सर्किट बनाया हुआ है, या इवन अगर आप जीरो डायोड को साइनसॉइडल देना चाह रहे हैं तो वहां भी आप ये
इस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो यूज करते हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है ये इसकी इंटरनल वर्किंग होती है। आप तो डिवाइस इस्तेमाल करते हैं ना, आप बात तो इंटरेस्टेड नहीं होते डिवाइस के अंदर क्या है, लेकिन लाजमी बात है डिवाइस के अंदर ये सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। उसके बाद ऑसिलेटर की बेसिक डेफिनेशन है, एन ऑसिलेटर इज अ सर्किट दैट प्रोड्यूसेस अ पीरियोडिक वेवफॉर्म ऑन इट्स आउटपुट विद ओनली द डीसी सप्लाई वोल्टेज एज एन इनपुट। अब इसमें ये लिखने की जरूरत नहीं, बुक में लिखी है, इसका सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लें कि पीरियोडिक वेवफॉर्म, पीरियोडिक का मतलब क्या है कि उसका जो पीरियड है वो कांस्टेंट होगा। इस तरह यहाँ 3 वेव शेप्स हैं, तो आपको ये रेगुलर शेप नजर आ रही है, रेगुलर एम्पलीट्यूड की वजह से भी रेगुलर नजर आ रही है, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी रेगुलर है। ऐसा नहीं है कि यहाँ गैप इतना है फिर गैप ज्यादा हो गया फिर गैप कम हो गया, ये चीज नहीं है, गैप कांस्टेंट है। एम्पलीट्यूड में इनिशियली थोड़ा फर्क आता है जब वो स्टार्टिंग अप कर रहा था, लेकिन वंस वो एक लेवल पे पहुंच गया उसके बाद कांस्टेंट रहता है। तो जो मेन चीज ऑसिलेटर के अंदर है वो उसकी फ्रीक्वेंसी है कि एक सेट फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो तीनों शेप्स है जैसे आपको एग्जांपल के तौर पे बताई गई कि यार ये पॉसिबल शेप्स हैं जो वो दे सकता है, जिसमें साइनसॉइडल हो गया, नीचे बॉक्स हो गई, फिर सॉटूथ होगी, ट्रायंगल भी दे सकता है। पांच दफा आप और भी वेव शेप्स बना सकते हैं, लेकिन फिर उसके लिए आपको 2-3 ऑसिलेटर आपस में ऐड करने पड़ेंगे, तो आप इस तरह की चीजें बना सकते हैं। इसमें सबसे जो हैरानी की बात है वो ये कि इसकी इनपुट वोल्टेज 0 होती है। मैंने इनपुट वोल्टेज शो की थी, मैं वो बात बताऊंगा मैंने क्यों शो की थी, मैंने वो कॉन्सेप्ट क्लियर करना था। हमारी तरफ 10 वोल्ट होगी, वो वोल्टेज जो होगी वो ज्यादा से ज्यादा मिली वोल्ट होगी और मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में माइक्रो वोल्ट होगी। तो वो इतनी कोई मायने खेल नहीं होती, इसलिए हम कभी इस तरह की बातें करते नहीं हैं या हम इस तरह की चीजें इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं करते, लेकिन जनरेट होती है, ठीक है। नॉइज की वजह से भी होती है। आप जो माइक्रोफोन यूज करते हो, माइक्रोफोन की अगर आप इनपुट जो ऑडियो एम्पलीफायर सारे करें तो आप उसको अगर लगाओ किसी ऑसिलोस्कोप के साथ तो आपको पता लगेगा कि अगर मैं बात करूं तो माइक्रोफोन के ऊपर कोई ना कोई आवाज या वोल्टेज जनरेट हो रही होती है, उसका एम्पलीट्यूड कम होता है लेकिन जनरेट करंट होती है। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि थर्मल एक्साइटेशन की वजह से रेजिस्टर के क्रॉस या डायोड के क्रॉस जो वोल्टेज जनरेट होती है वो एज ए इनपुट सोर्स काम करती है हमारे ऑसिलेटर के लिए। और वंस वो स्टार्ट हो जाए तो फिर क्योंकि वो एक इंक्रीज लेवल पे आती है, यहाँ पे अगर वो बहुत छोटी हो माइक्रो वोल्ट पे, लेकिन आपको पता है गेन 10 पावर 5 या 10 पावर 6 होता है, तो अगर यहाँ पे माइक्रो वोल्ट में तो वो उसको 1 वोल्ट या 0.1 वोल्ट पे कन्वर्ट कर देगा, तो आउटपुट आपका थोड़ा सा बढ़ाएगा, उसके बाद उसको इंक्रीज करते 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 इवेंचुअली वो इसको एक हाई लेवल पे ले जाएगा। तो बुक में तो ये बात लिखी हुई है। उसके अलावा दूसरा उन्होंने एक रीजन दी है कि बाद दफा कहता है कि जब आप सप्लाई टर्न ऑन करते हैं तो सप्लाई टर्न ऑन करने की वजह से भी आपके पास एक कहने के वोल्टेज ट्रांजिएंट जनरेट होता है। वो इतना रेगुलर वेव शेप का तो नहीं होता, लेकिन कुछ ना कुछ उसकी भी वेव शेप होती है कि जब आप सप्लाई को बायस करना पड़ता है ना इसको ऑप एम्प को VCC और -VE से, तो जब आप सप्लाई इसका कनेक्ट करते हैं तो इनिशियल कनेक्शन के दौरान भी एक टर्न ऑन ट्रांजिएंट होता है, तो वो कहता है कि वो भी एज ए सोर्स ऑफ इनपुट काम कर सकता है। इसके अलावा भी रीजन हो सकती है बहुत ज्यादा, लेकिन ये एक दो रीजन है जो बुक में मेंशन की हुई थी कि बराह रास्त कोई इनपुट नहीं दे रहे, लेकिन ये जो इनडायरेक्ट मेथड से इनपुट आ रही है यही इसकी बेस बनती है। इसके अलावा भी रीजन है जो हो सकती है, लेकिन बुक में मेंशन सर अगर हम डीसी भी ना दें तो नहीं, फिर तो बहुत मुश्किल है, फिर नहीं होगा, फिर बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि फिर वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है कि एज अ वोल्टेज फॉलोअर यूज कर रहे हो और आपने डायरेक्ट कनेक्शन दिया नहीं, तो मुश्किल है, बाइसिक हो जाए तो मुश्किल है, क्योंकि असल में इंटरनल में आइसोलेशन है। अगर आप इनपुट साइड देखें ना तो इनपुट और फिर यहाँ पे आइसोलेशन है और आउटपुट, अगर डायरेक्ट कनेक्शन हो किसी तरह से तो फिर तो आप कह सकते हो कि इनपुट आउटपुट पे चले जाए, लेकिन ये आइसोलेशन है, तो आइसोलेशन की वजह से तो कभी भी वो नेक्स्ट साइड पे नहीं जा पाएगा, और अगर नेक्स्ट साइड पे जा पाएगा तो वो डीसी के केस में नहीं हो सकता। एसी में अगर हाई फ्रीक्वेंसी लो वोल्टेज सिग्नल है तो शायद ट्रांसफार्मर इफेक्ट की वजह से हो जाए, लो हाई फ्रीक्वेंसी लो वोल्टेज, लेकिन डीसी सिग्नल के लिए तो कभी भी नहीं करेगा। तो ठीक है, अब इसी को आगे लेके चलते हैं। रेपिटेटिव इनपुट सिग्नल इज नॉट रिक्वायर्ड एक्सेप्ट टू सिंक्रोनाइज ऑसिलेशंस इन सम एप्लीकेशंस। कि जनरली आपको इनपुट सिग्नल की रिक्वायरमेंट नहीं है, और इनपुट सिग्नल भी इस तरह का जो रेपिटेटिव हो या पीरियोडिक हो, क्योंकि आउटपुट तो पीरियोडिक है। कुछ केसेस में रिक्वायरमेंट है लेकिन ज्यादातर में नहीं है। द आउटपुट वोल्टेज कैन बी आइदर साइनसॉइडल और नॉन साइनसॉइडल डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ ऑसिलेटर। ठीक है, टू मेजर क्लासिफिकेशन फॉर ऑसिलेटर्स आर फीडबैक एंड रिलैक्सेशन। फीडबैक का मैंने पहले बताया था कि फीडबैक में साइनसॉइडल वेव शेप आती है और ऑसिलेटर के अंदर जो है वो नॉन साइनसॉइडल होती है। उनकी कंस्ट्रक्शन की टाइप्स में भी डिफरेंस है।
जो फीडबैक ऑसिलेटर है उसमें आउटपुट इनपुट की तरफ आ रही होती है, जो रिलैक्सेशन ऑसिलेटर है उसमें आरसी सर्किट के जरिए से आप ये जनरेट करते हैं पीरियोडिक वेव शेप, उसमें वोल्टेज फीडबैक नहीं यूज कर रहे होते। ठीक है, उसके बाद essentially an oscillator converts electrical energy from DC power supply to periodic waveform। ये जनरल डायग्राम होगी। फीडबैक ऑसिलेटर, one type of oscillator is the feedback oscillator which returns a fraction of the output signal to the input with no net phase shift। अब ये जो no net phase shift वाली बात है ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर यहाँ पे जो इस तरह की फेज आ रही है और यहाँ पे इस तरह फेज आ रही है, तो ये जब वापस इसका आगे ऐड होगा तो नेट इफेक्ट क्या होगा? जीरो, कैंसिल कर देगा। तो इसलिए यहाँ पे ये चीज इंश्योर करना बहुत जरूरी है कि आपका जो फेज शिफ्ट है इसके और इसके दरमियान में वो जीरो हो। इसी सिनेरियो में तो वो पॉजिटिवली करेगा, इंटरफेयर करेगा, ये एक दूसरे को रीइंफोर्स करेगा। तो बाज दफा तो ये नेचुरली ओवर होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प की बात करें तो इनपुट और आउटपुट जो है वो एक फेज होती है, लेकिन बाज दफा ये नेचुरली नहीं होता। मिसाल के तौर पे अगर इन्वर्टिंग ऑप एम्प की बात करें तो इन्वर्टिंग ऑप एम्प में 180 का फेज शिफ्ट आएगा, तो उस सिनेरियो में फिर हमें मजीद कोई ऐसी चीज लगानी पड़ेगी जो इसके 180 के साथ एक और 180 ऐड कर दे। तो जब दो 180 ऐड करेंगे 360 कर देगा। तो 360 का मतलब भी क्या होगा कि अगर यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पे भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो हम जान के इंश्योर करते हैं, हम देख लेंगे, लेकिन बेसिक इसकी थीम ये कि किसी तरह हमने पॉजिटिव इंटरफेरेंस या पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करवानी है और इस आउटपुट के दरमियान और जो यहाँ पे आपके पास क्या है फीडबैक, ये फीडबैक वोल्टेज जो जनरेट हो रही होगी। तो ये लिखा है वन टाइप ऑफ ऑसिलेटर इज फीडबैक ऑसिलेटर व्हिच टर्न्स अ फ्रैक्शन ऑफ द आउटपुट सिग्नल टू द इनपुट विद नो नेट फेज शिफ्ट रिजल्टिंग इन अ रीइंफोर्समेंट ऑफ द आउटपुट सिग्नल। After oscillations are started, the loop gain is maintained at 1 to maintain oscillations। अब loop gain 1 रखने का क्या फायदा? loop gain 1 रखने का फायदा ये कि once oscillation एक खास लेवल पे पहुंच गई है तो मजीद उसमें इंक्रीज नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि हमें बार-बार इंक्रीज भी नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि कांस्टेंट शेप पे चलता रहे। तो once oscillation उस लेवल पे पहुंच गई जो हमारी रिक्वायरमेंट है तो फिर आप देखेंगे कि ये कांस्टेंट लेवल के ऊपर ही चलती रहेगी। ठीक है, तो लूप गेन इसलिए 1 पे सेट करना जरूरी है। लूप गेन का मतलब क्या होगा कि जितना इनपुट देने उतना ही आउटपुट है। तो सिंपल वर्ड्स में ये इसकी यूटिलिटी है। फीडबैक ऑसिलेटर कंसिस्ट फॉर एन एम्पलीफायर फॉर गेन either a discrete transistor or an op amp and a positive feedback circuit that produces phase shift and provides attenuation। अब इस ऑसिलेटर के अंदर दो चीजें जो अपना कुछ पार्ट प्ले कर रही है, एक तो ये op amp है, ठीक है, ये एम्पलीफायर है। ये कह रहे हैं कि ट्रांजिस्टर भी हो सकता है क्योंकि ट्रांजिस्टर भी वोल्टेज गेन शो करता है। हमने देखा था कॉमन एमिटर में या कॉमन बेस में एज अ वोल्टेज एम्पलीफायर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर सर्किट्स में ट्रांजिस्टर आप नहीं देखेंगे क्योंकि हमारे पास ऑप एम्प इतनी अच्छी चीज है और वो इतना हाई लेवल का गेन दे सकता है, तो हमें ट्रांजिस्टर इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। तो सेकंड जो है ऑप एम्प हो सकता है और ज्यादा आप बुक में देखोगे कि ऑप एम्प भी यूज हो रहा है। ये एम्पलीफायर तो आइदर के ट्रांजिस्टर हो सकता है या ऑप एम्प हो सकता है। अब ये जो सेकंड सर्किट है इसमें इसके दो काम है, एक अटेन्यूएशन प्रोवाइड करेगा, यानी जो आउटपुट लेवल आ रहा हो यहाँ पे उसकी पी को रिड्यूस कर रहा होगा। ठीक है, और दूसरा काम करेगा फेज शिफ्ट के करेक्शन को करेगा अगर फेज शिफ्ट है। अगर नहीं है फिर तो जरूरत नहीं, लेकिन कुछ सिनेरियो में फेज शिफ्ट अगर 180 है या कोई भी उसकी वैल्यू है तो कोशिश करेगा कि इस चीज का और जो पहले से यहाँ पे सिग्नल चल रहा है उसका जो फेज शिफ्ट है वो जीरो हो। ठीक है, तो ये दो काम है जो अचीव करने की कोशिश की जाएगी। ये हमने बात की थी फीडबैक ऑसिलेटर्स की। सेकंड टाइप था रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। A second type of oscillator is the relaxation oscillator. Instead of feedback, a relaxation oscillator uses an RC timing circuit to generate a waveform that is generally a square wave or other non-sinusoidal waveform। अब जो RC सर्किट होता है वो किस तरह की वेव शेप जनरेट करता है? ठीक है, ट्रायंगल असल में चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का कर्व होता है, तो इस तरह की वेव शेप्स वो जनरेट करता है जो RC सर्किट होता है। ठीक है, ये चार्जिंग वाला टाइम होता है, जो कैपेसिटर चार्ज हो रहा होता है, फिर ये डिस्चार्जिंग वाला टाइम होता है, फिर ये चार्जिंग वाला टाइम होता है, फिर डिस्चार्जिंग वाला टाइम होता है। इसकी नेट पे वेव शेप भी अवेलेबल होगी। वो चार्जिंग टाइम पे डिपेंड। ठीक है, इस तरह की वेव शेप
ये जनरेट कर रहे हैं, मैंने भी इसी तरह से दी होती वेव शेप बनाई थी। तो ये दिया हुआ भी है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, और बीच में कोई इसमें स्विच चूज कर सकते हैं कनेक्शन ब्रेक करने के लिए। फॉर एग्जांपल या तो बैटरी को आप किसी तरह से बैटरी की जगह डीसी सोर्स यूज करें, उसमें पल्स वेवफॉर्म दें। यह एक तरीका हो सकता है कि जहाँ से बैटरी कनेक्ट की, यहाँ पर बैटरी कनेक्टेड है, बीच में एक स्विच रखें, ट्रांजिस्टर रखें, उसको ऑन करें, उसको ऑफ करें, उसको ऑन करें, उसको ऑफ करें। तो जिस फ्रीक्वेंसी आप उसको ऑन ऑफ कर रहे होंगे उसी फ्रीक्वेंसी की आपको यहाँ पे एक सिग्नल मिल रहा होगा। Typically, a relaxation oscillator uses a Schmitt trigger or other devices that change states to alternately charge and discharge the capacitor through a resistor. अब Schmitt trigger क्या था? Schmitt trigger basically कंपैरेटर के साथ जब हम हिस्टैरिसीस लगाते थे तो इस चीज को हम Schmitt trigger कहते थे। ये कंपैरेटर का तो सबको आइडिया है, उसका सर्किट था, पॉजिटिव थी और नेगेटिव टर्मिनल थी, और साथ में अगर हम इसको R2 कर लें तो इसको R1 कर लें। जो हिस्टैरिसीस वाला सर्किट है वो बेसिकली अगर इंटरनली मैन्युफैक्चर हुआ है, अगर उसकी इंटरनल मैन्युफैक्चरिंग यानी एक्सटर्नल रेजिस्टर्स नहीं लगा रहे तो हम उसको श्मिट ट्रिगर कहते हैं। ठीक है, उसको भी नेट पे देख सकते हैं। R2 और R1 का कनेक्शन किया मैंने, पॉजिटिव को ऊपर रखा हुआ है, जनरल जो स्ट्रेसेस वाली चीज यूज करते हैं, स्ट्रेसेस वाला सर्किट अगर इंटरनली ये रेजिस्टेंस वगैरह उसकी बनी हुई है, उसके अंदर इस तरह की मैकेनिज्म हो, अगर एक्सटर्नली करें तो फिर उसको श्मिट ट्रिगर नहीं कहते, लेकिन वर्किंग सॉर्ट ऑफ सिमिलर सी होगी। एक स्ट्रेसेस का रीजन बन जाएगा जिसके अंदर कोई स्विचिंग नहीं होगी, और बाकी तो आपने देखा था कंपैरेटर कैसे काम करता है। रिलैक्सेशन ऑसिलेटर्स बाद में हम देखेंगे, और ठीक है इसमें कुछ क्वेश्चन है जी। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज एन ऑसिलेटर। तो ऑसिलेटर एक ऐसा सर्किट है जो फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी की पीरियोडिक वेवफॉर्म जनरेट कर रहा है। ये इसकी सबसे बेसिक डेफिनेशन ये होगी, फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी की पीरियोडिक वेवफॉर्म जनरेट करे, वो वेवफॉर्म जो है वो साइनसॉइडल हो सकती है, स्क्वायर हो सकती है, ट्रायंगल हो सकती है, मल्टीपल शेप्स ले सकती है। उसके बाद सेकंड, व्हाट टाइप ऑफ फीडबैक डज अ फीडबैक ऑसिलेटर रिक्वायर। तो सिंपल पॉजिटिव फीडबैक जो है ये यूज करता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द फीडबैक सर्किट। तो फीडबैक सर्किट का पर्पस ये कि जो पोर्शन ऑफ आउटपुट सिग्नल है वो फीडबैक का है। ठीक है, इसको लिखा हो गया होगा, which returns fraction of output signal to the input resulting in a reinforcement of it output signal। उसके बाद चौथा टाइप्स ऑफ ऑसिलेटर्स, दो टाइप्स हैं, फीडबैक ऑसिलेटर है और दूसरा जो रिलैक्सेशन ऑसिलेटर है। उसके बाद फिर फीडबैक ऑसिलेटर्स के अंदर जरा डिटेल में जाते हैं। जो मेन थीम है वो पॉजिटिव फीडबैक की है। ठीक है, इसके प्रिंसिपल देखते हैं, और ज्यादा ये साइनसॉइडल वेवफॉर्म जनरेट करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो ये इसकी दो डायग्राम्स हैं। ठीक है, ये दोनों डायग्राम्स एक इन्वर्टिंग के लिए जो राइट साइड वाली है, और जो लेफ्ट वाली है वो नॉन इन्वर्टिंग के लिए। तो जो मैं बातें कर रहा था जुबानी, वो यहाँ ग्राफिकली आपको नजर आ रही है, समझने में ज्यादा आसानी हो जाएगी कि ये वैल्यू, ये भी स्टार्टिंग का केस नहीं है। स्टार्टिंग में तो ये बहुत छोटी होती है, ये आप समझेंगे इंटरमीडिएट केस है कि जब थोड़ी बहुत आउटपुट डेवलप हो चुकी है तो इसका मैग्नीट्यूड कम है। ठीक है, जाहिर बात है ए बी ग्रेटर देन 1 होता है, जब आपका वोल्टेज गेन होता है ए वैल्यू वो 10 टू पावर 3 4 5 बड़ी वैल्यू होती है ना जनरली। तो यहाँ भी ऐसे है, ये वैल्यू जरा बड़ी है, जब ये मल्टीप्लाई होगा गेन के साथ तो आउटपुट बड़ा आ रहा होगा। लेकिन हमें सारे का सारा आउटपुट नहीं चाहिए, हमें उसका कुछ हिस्सा चाहिए। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि हम R2 और R1 की वैल्यू किस सेट करें। हमारे पास वो पोर्शन आ रहा होता है, वो पोर्शन नॉर्मली इसके मुकाबले में कम होता है, और फिर वो इससे ऐड होगा। जब इससे ऐड होगा फिर दोबारा आउटपुट बड़ी होगी, तो करते करते आउटपुट आपका बड़ा हो जाएगा। यहाँ एडवांटेज ये है कि कोई फेज शिफ्ट नहीं आ रहा, जो इनपुट का फेज है वही आउटपुट का फेज है। ठीक है, तो इसलिए हमें यहाँ पे फेज शिफ्टिंग वाला मैकेनिज्म इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। अगर सेकंड सर्किट देखें राइट साइड पे, तो उसमें फेज शिफ्ट आ रहा है क्योंकि वो इन्वर्टिंग ऑप एम्प है। इन्वर्टिंग ऑप एम्प में मान लीजिए फेज शिफ्ट आता है।
ठीक है, अगर ये नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव आएगा। और हमें किसी तरह से इसको ओवरकम करना है, तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि इसके साथ हमें एक और इन्वर्टिंग ऑप एम्प लगा दें जिसके यूनिटी गेन हो। उसमें भी ये चक्कर होगा कि अगर यूनिटी गेन का यूज किया हुआ है तो फिर वो उसको रेक्टिफाई करेगा। दूसरा एक और तरीका भी हो सकता है, आरसी सर्किट्स भी बीच में कुछ डिले लेके आते हैं। तो अगर हम 3 आरसी सर्किट्स को आपस में कैस्केड कर दें तो हम तकरीबन 180 का गेन अचीव कर सकते हैं। तो इसको अगर हम फीड करें एक तीन आरसी को के साथ जो हमने कैस्केड किए हैं तो वो दोबारा 360 पे आ जाएगा, या अगर एक और ऑप एम्प लगा दें उससे भी वो 360 पे आ जाएगा। ये और भी इसके तरीके हो सकते हैं। इस तरह हमने इसमें मजीद डिले लेके आना ताकि 360 पे पहुंच जाए। ठीक है, तो बस वो 360 पे आएगा तो दोबारा जो नेगेटिव साइकिल है उसका इन फेज हो जाएगा। मेन हमारा पर्पस यही है कि किस तरह इनको इन फेज लेके आया जाए। अगर आउटपुट ऐसा इन फेज ही दे रहा हो, इस केस में इन फेज नहीं दे रहा, इस केस में उल्टा हो रहा है। तो वो तो इनपुट इन फेज हो रहा है ना, उल्टा इनपुट उल्टा आएगा या आउटपुट तो सीधा आ रहा था, वो इनपुट नहीं। वो तो देखो मैं इसको इसका ख्याल था तो इसका वो तो साइकिल पे डिपेंड कर रहा है, नेगेटिव है पॉजिटिव है। मतलब फेज का ताल्लुक बराह रास्त साइकिल के साथ तो नहीं है। अगर इन फेज है तो पॉजिटिव के लिए भी इन फेज होगा, नेगेटिव के लिए भी इन फेज होगा। अगर आउट ऑफ फेज है तो नेगेटिव के लिए भी आउट ऑफ फेज होगा, पॉजिटिव के लिए भी आउट ऑफ फेज होगा। वो तो इत्तेफाक से उन्होंने नेगेटिव दिखाया था, वो चाहते थे उसको पॉजिटिव भी दिखाते। वो तो जस्ट क्योंकि एक टाइम वेरिंग सीक्वेंस है ना, पीछे भी चलेगा आगे भी चलेगा। अच्छा, पॉजिटिव फीडबैक इज कैरेक्टराइज्ड बाय कंडीशन वेयर अ पोर्शन ऑफ आउटपुट वोल्टेज इज फेड बैक टू इनपुट। ठीक है, ये चीज हमें पता है। एज यू कैन सी द इन फीडबैक वोल्टेज, तो ये वोल्टेज जो वापस आ रही है उसको फीडबैक वोल्टेज का नाम दिया हुआ है, VF से रिप्रेजेंट की गई है। इज एम्पलीफाइड टू प्रोड्यूस द आउटपुट वोल्टेज व्हिच इन टर्न प्रोड्यूसेस द फीडबैक वोल्टेज। तो एक साइकिल है, फीडबैक वोल्टेज से आउटपुट वोल्टेज बन रही है, उस आउटपुट से दोबारा फीडबैक बन रही है और ये काम चलता जा रहा है। दैट इज द लूप इज क्रिएटेड इन व्हिच द सिग्नल सस्टेन्स इटसेल्फ। सस्टेन का मतलब है कि वंस ये साइकिल चल रही है तो अब इसे किसी एक्सटर्नल इनपुट की जरूरत नहीं है, ये फीडबैक की वजह से ही चले जा रहा है। ठीक है, एक्सटर्नल इनपुट की जो हम अपनी तरफ से देते हैं, तो मैंने पहले भी कहा था इसको हम एक्सटर्नल इनपुट नहीं देते, ये नॉर्मल मतलब एनवायरनमेंट की वजह से चल जाता है। तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड ऑसिलेशन। इन सम टाइप्स ऑफ एम्पलीफायर द फीडबैक सर्किट शिफ्ट द फेज 180 डिग्री and an inverting amplifier is required to provide another 180 phase shift so that there is no net phase shift। तो मैंने अभी थोड़ी पहले दो ऑप्शन दी थी, या तो आप एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर मजीद इस्तेमाल कर लें, आरसी की जो कैस्केडिंग है, बिल्कुल ये दो केसेस हो सकते हैं। उसके अलावा एक और भी काम हो सकता है, ये दो हो गए, तीसरा भी काम हो तो कॉम्बिनेटर लगा। हाँ बिल्कुल कॉम्बिनेटर लगा तो 180 का आ जाएगा। तो ये इससे इंटरफेयर होगी। अब कंडीशंस फॉर ऑसिलेशन, कि अगर आपने ऑसिलेशन करानी है तो क्या क्या कंडीशंस हैं? बेसिकली दो ही कंडीशन है, एक फेज शिफ्ट वाली है और एक आपके लूप गेन वाली है। अच्छा, लूप गेन जो है ना वो इसका और इसका प्रोडक्ट होता है। ठीक है, ये फॉरवर्ड, इसको बाज़ बुक्स में फॉरवर्ड गेन लिखा होता है, बाज़ क्योंकि हम ऑप एम्प की बात करें तो उसको वोल्टेज गेन का नाम दे दें या ओपन लूप का नाम दे दें। जो लूप गेन है वो फीडबैक गेन और फॉरवर्ड गेन का प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो इन दोनों के प्रोडक्ट वन के बराबर होना है। इंडिविजुअली ये वन नहीं होंगे, ये चीज नॉर्मली बड़ी होती है और ये जो चीजें नॉर्मली छोटी होती है। ठीक है, सवाल वोल्टेज फॉलोअर के केस में, वोल्टेज फॉलोअर के केस में ये वन होता है, लेकिन अदरवाइज ये वन से कम होता है। और वन से कम क्यों होता है? क्योंकि हमारी मर्जी होती है कि आउटपुट सारे का सारा तो इनपुट पर लेके जाए, आउटपुट का कुछ हिस्सा इनपुट में लेके जाते हैं, उसका 1/10 हो सकता है, 1/3 हो सकता है, 1/4 हो सकता है, कोई भी वैल्यू उसकी हो सकती है। तो दो कंडीशंस थी, द फेज शिफ्ट अराउंड द फीडबैक लूप मस्ट बी इफेक्टिवली जीरो, कोई फेज शिफ्ट नहीं होना चाहिए। द वोल्टेज गेन ACL अराउंड द क्लोज्ड फीडबैक लूप, ये पूरा पाथ लूप गेन मस्ट इक्वल 1 यूनिटी। तो ये दो कंडीशंस हैं। जो लेफ्ट वाली डायग्राम है वो उसमें फेज शिफ्ट को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ देखो आउटपुट पे कोई फेज शिफ्ट नहीं है। ठीक है, ये चीज यहाँ पे आ रही है, ये चीज यहाँ पे आ रही है, बीच में जीरो का फेज शिफ्ट है। और यहाँ जो लूप गेन है उसको निकालने की कोशिश करेंगे, इस चीज को इससे मल्टीप्लाई करूँ तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 1 के बराबर आना चाहिए। अच्छा, वो ये फेज शिफ्ट की मेन वजह क्या हो सकती है? फेज शिफ्ट की मेन वजह कंपोनेंट्स का बिहेवियर या ऑप एम्प की डाइट।
ठीक है। कंपोनेंट्स का बिहेवियर इस तरह, रेजिस्टिव कंपोनेंट में तो कभी कोई डिले भी नहीं आता, ना लीडिंग आती है, लेकिन कैपेसिटर यूज करें तो वोल्टेज हमेशा थोड़ी सी लैग के साथ आती है। इसी तरह इंडक्टर यूज करें तो करंट हमेशा लैग करता है। और दूसरा एक और भी चीज है, यहाँ आपको ये नहीं बताया कि लोड किस टाइप का है। नॉर्मली होता है कि फॉर एग्जांपल हम ऑप एम्प यूज कर रहे हैं, अब मुझे क्या पता यहाँ पे किस तरह का लोड है। एक आर सी लोड भी हो सकता है, एक आर एल सी लोड भी हो सकता है। लोड तो कुछ भी हो सकता है ना, मतलब एक बात। तो अब जो लोड लगेगा वो इस पीछे वाले ये वेव शेप के बिहेवियर को अफेक्ट कर रहा होता है, जो भी उसका बिहेवियर। तो यहाँ पे चूंकि हम नॉर्मली अज्यूम करते हैं रेजिस्टिव लोड है तो उसकी इस डिटेल में इतना जाते नहीं, लेकिन रियल वर्ल्ड में तो आपके पास हर तरह का लोड पॉसिबल है। तो वो जो लोड जब लगते हैं तो फिर बिहेवियर उस तरह का नहीं होता जिस तरह का बगैर लोड के आउटपुट पे वेव शेप आती है, वो चेंज हो जाता है। ये एक रीजन है। इसके बाद पैराग्राफ में काफी डिटेल में दिया हुआ है। इफ अ साइनसॉइडल वेव इज द डिजायर्ड आउटपुट। अच्छा, इस पूरे पैराग्राफ की जो थीम है ना वो सिर्फ ये कि लूप गेन अगर 1 से ज्यादा हो, तो ये वाला पैराग्राफ है, तो उसका क्या नुकसान है, ठीक है। और लूप गेन 1 रखने का फायदा क्या है। ये पूरे का पूरा जो पैराग्राफ है ये सिर्फ इस एक कह लें तमीज बांधी हुई है कि लूप गेन 1 करने से हमारे पास एक कंटिन्यूड लेवल पे ऑसिलेशन आ रही होंगी। अगर किसी वजह से वो ज्यादा हो तो क्या होगा, वो ऑसिलेशन बढ़ते अनस्टेबल चला जाएगा। या अनस्टेबल के अलावा एक और रीजन है, आपको पता है कि ऑप एम्प एक फिक्स वैल्यू के ऊपर दे सकता है, वो पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। और कंपैरेटर में हम इसी चीज को एक्सप्लॉइट करते हैं ना कि वो अपनी मैक्सिमम पॉजिटिव और मैक्सिमम नेगेटिव देगा। तो अगर कहता है कि किसी वजह से मैं इतना ज्यादा चला गया कि यार अब ऑप एम्प इससे ज्यादा दे नहीं सकता, तो आउटपुट पे मेरे पास जो वेव शेप आ रही होगी वो ऊपर से कट हो रहा होगा। ये पार्ट क्योंकि इससे ज्यादा दे नहीं सकता, सैचुरेशन पे पहुंच गया और नेगेटिव सैचुरेशन पे पहुंच गया, तो जो वेव शेप है वो डिस्टॉर्टेड आ रही होगी, सिमेट्रिक नहीं आ रही होगी। जिस तरह हमने पावर एम्पलीफायर भी जब पढ़े थे, तो पावर एम्पलीफायर में खासकर क्लास ए के अंदर ये बात मैंने कही थी कि क्यू पॉइंट सेंटर में रखने के क्या एडवांटेज है, ठीक है। और मैंने बताया था कि क्यू पॉइंट सेंटर में रखने का एडवांटेज है कि अगर आपका इनपुट सिग्नल थोड़ा सा बड़ा भी हो जाता है तो उम्मीद है कि वो बाउंड्रीज के पास ही रीच करेगा, ठीक है। लेकिन अगर सेंटर से ऊपर होगा तो ऊपर वाला हिस्सा कट जाएगा, और अगर सेंटर से नीचे होगा तो नीचे वाला हिस्सा कट जाएगा। तो ये एक चीजें थी कि क्यू पॉइंट सेंटर में। इसी तरह यहाँ पे नुकसान क्या हो सकता है अगर आपका लूप गेन 1 से ज्यादा हो, कि आप अपनी सैचुरेशन लिमिट्स को रीच कर लें और फिर उसके बाद आपकी प्रॉपर करंट नहीं आ रही होगी, ठीक है। तो ये पूरे पैराग्राफ को अगर पढ़ें उसमें ये लिखा हुआ है because sinusoidal wave is desired output the loop gain greater than 1 will rapidly cause output to saturate at both peaks of the waveform. Both peaks का मतलब ये positive और negative peak. Producing unacceptable distortion to avoid their some form of gain control must be used to keep loop exactly at 1. बस ये इसी को दिया। अब स्टार्टअप कंडीशन भी काफी इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने स्टार्टअप कंडीशन थोड़ा सा डिस्कस की थी, ज्यादा हमने ये डिस्कस की थी कि जब वो चल रहा होता है तो क्या होता है। तो स्टार्टअप के बारे में थोड़ा सा तो मैंने बताया था, लेकिन यहाँ जरा डिटेल में देख लेते हैं। तो इधर ये मेंशन करता है सो फार यू हैव सीन व्हाट इट टेक्स फॉर एन ऑसिलेटर टू प्रोड्यूस अ कंटीन्यूअस साइनसॉइडल आउटपुट। नाउ लेट्स तो मतलब कुछ चीजें हैं कासन तो देखो तो नाउ लेट्स एग्जामिन रिक्वायरमेंट्स फॉर ऑसिलेशन टू स्टार्ट व्हेन द डीसी सप्लाई वोल्टेज इज फर्स्ट टर्न ऑन, ठीक है। एज यू नो द यूनिटी गेन कंडीशन मस्ट बी मेट फॉर ऑसिलेशन टू बी सस्टेन्ड. For oscillation to begin, the voltage gain around the positive feedback loop must be greater than 1, so that the amplitude of the output can build up to a desired level. तो इसीलिए एक चीज तो ये साबित होगी कि जो लूप गेन है स्टार्टिंग में वो 1 से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगर इनिशियली 1 होगा और इनपुट इतनी छोटी सी है ये तो कभी बड़े नहीं हो पाएगा, उसी लेवल पे चलेगा और थोड़ी देर बाद खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इनिशियली क्या होगा, संभव मुस्कुराहट है, मुस्कुराहट के पीछे क्या राज है हम आपको बता दें। सुबह मुझे मुझको गाँव से देखे तो उधर बैठते हैं। अच्छा, तो इससे मैं तो जो मैं पॉइंट करना चाह रहा हूँ ये है कि स्टार्टिंग में जब ये ऑसिलेटर काम करना स्टार्ट करेगा तो लूप गेन 1 से कोई फायदा नहीं होगा,
तो स्टार्टिंग में इसका लूप गेन 1 से बड़ा होना चाहिए ताकि इनपुट जल्दी जल्दी इंक्रीज करके डिसीजन वैल्यू पे आ जाए, ठीक है। तो एक पॉइंट तो ये यहाँ पे मेंशन किया है, as you know unity gain condition must be met for oscillation to be sustained. For oscillation to begin, the voltage gain around positive feedback loop must be greater than 1 so that the amplitude of the output can build up to desired level. दूसरा, जब उस लेवल पे पहुंच गए तो उस लेवल के ऊपर जाकर उसने पे डिक्रीज होना है, इसी वजह से फिर वो कांस्टेंट चल रहा है, ठीक है। तो ये बात भी मेंशन है यहाँ पे कि the gain must then decrease to 1 so that the output stays at the desired level and oscillation is sustained. Ways that certain amplifiers achieve this reduction in gain after startup. ये जो मैकेनिज्म होगा कि शुरू में गेन बढ़ा हुआ है और फिर बाद में गेन 1 पे आके इसको हम देखेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी के लिए सिर्फ ये रियलाइजेशन होना कि एक कांस्टेंट बिहेवियर नहीं है, शुरू में गेन ज्यादा है और फिर गेन कम है। तो सर वो तो सिग्नल लाने के लिए है, इनपुट सिग्नल लाने के लिए, इनपुट सिग्नल को बढ़ाने के लिए है ना शुरू में। हाँ शुरू में, लेकिन अब सर्किट के अंदर क्या है, इंटेलिजेंस डालनी पड़ेगी, क्योंकि सर्किट में क्या है, रजिस्टर में, सर्किट्स में तो प्रोग्रामिंग वगैरह तो ही नहीं है। तो इस तरह के सर्किट्स हैं कि रजिस्टर है या कैपेसिटर है। अब किस तरह हमने कंपोनेंट्स की चॉइस करनी है या ऐसे कंपोनेंट्स यूज करने हैं जो वोल्टेज के साथ अपने बिहेवियर को चेंज करते हैं, तो ये हमारी इंटेलिजेंस है, क्योंकि इसमें प्रोग्रामिंग वगैरह तो कुछ है नहीं, सारे एनालॉग कंपोनेंट्स हैं। तो वेरिएबल रजिस्टर, अच्छा मॉडल इसको ना बुक में वेरिएबल रजिस्टर किया हुआ है, लेकिन वेरिएबल रजिस्टर का भी इशू है। वेरिएबल रजिस्टर क्या इशू, तो वेरिएबल रजिस्टर हो जाएगा, लेकिन कोई इशू जो वेरिएबल रजिस्टर यूज करने में नजर आया आपको, बंदे को खुद करना पड़ेगा। अगर वेरिएबल रजिस्टर यूज करना तो मैन्युअली करना पड़ेगा, तो मैन्युअली भी नहीं पता, ऑसिलोस्कोप भी होगा, वो बंदा सारे काम ये खुद कर रहा होगा। और तो चार्जिंग आप कैपेसिटर के साथ नहीं कर सकते लिंक, कैपेसिटेंस ये जो ये तो चार्जिंग अच्छा चार्जिंग पी के ना पूछे, पी लिमिट की हो रही, तो मेरा पर्पज है, जो मेरा कहना है कि डिजायर है वो किसी तरह इसकी पी को लिमिट किया जाए, इसकी मैक्सिमम वैल्यू को लिमिट किया जाए, विच मींस कि मेरे पास कोई इस तरह का कंपोनेंट होना चाहिए जिससे मैं गेन को मॉडिफाई कर सकूं कि लोअर वैल्यूज के ऊपर गेन ज्यादा है और हायर वैल्यूज पे गेन कम हो जाए। तो आई डोंट थिंक सो कि कैपेसिटर से भी ये काम हो सकता है। वेरिएबल रेजिस्टर एक ऑप्शन हो सकता था, लेकिन उसका इशू ये है कि वो नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ कि आप कैपेसिटर का जो वो है ना आउटपुट कहाँ से वो देगा, आउटपुट आप कैपेसिटर के रजिस्टर के साथ लिंक कर देना, जब वो चार्ज होगा जो डिस्चार्ज होगा तो फिर वो वैल्यू नीचे। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन, शायद इस तरह भी कोई पॉसिबल हो सॉल्यूशन, लेकिन पीक लिमिटेड के लिए वैसे ज़्यादा डायोड या जीना इस तरह की चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे बुक में सॉल्यूशन है वो जीना डायोड बेस्ड सॉल्यूशन होगा, और उसका इफेक्ट क्या होगा वो भी मैं बताता हूँ। अच्छा तो क्वेश्चन दैट, और ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, a question that normally arises if the oscillator is initially off and there is no output voltage, how does the feedback signal originate to start the positive feedback build up process? सिंपल वर्ड में, इनिशियली ऑसिलेटर ऑफ है, इनपुट तो हमें देनी कोई नहीं है, और आउटपुट वो जो एक दूसरे को ऐड करके हुई थी वो भी नहीं होगी, तो कैसे स्टार्ट करेगा? चलो ऑफ ही जाएगा नहीं, मैं इसमें पहले बताया था कैसे। सर वही वो तो आउटपुट होगा ना फिर तो। नहीं, वो जो आपने कहा था हीट की वजह से, हाँ वो हीट की वजह से बिल्कुल, तो वो ये सवाल उसने ही किया है, लेकिन इनपुट से मतलब यहाँ ये चीजें कोई ऐसी इनपुट जो हम कंटिन्यूअसली दे रहे हैं वो तो एनवायरनमेंट की तरफ से आ रहा है, वो तो एनवायरनमेंट की तरफ से। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे मेंशन है, a question if an oscillator is initially off and there is no output voltage, how does the feedback signal originate to start the positive feedback process? So initially a small positive feedback voltage develops from thermally produced broadband noise in the resistors or other components or from power supply current from here. तो ये इसमें दिया है कि स्टार्टिंग में जो वोल्टेज बनती है वो नॉइज की वजह से बनती है। मैंने तो रेजिस्टर्स के अंदर बात की थी, लेकिन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के अंदर भी जनरली होता है कि अगर आपके पास डायोड है तो उसके अंदर थर्मल एक्साइटेशन की वजह से एक वोल्टेज एग्जिस्ट करती है, और आपको उसको बाद में फाइंड भी कर सकते हैं, जो VT का फॉर्मूला होता है KT/Q, और नॉर्मली आप कहते हैं 26 मिली वोल्ट पे, तो वो आपकी थर्मल वोल्टेज ही होती है जो रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करती है। अब अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा दो तो वो उसकी अमाउंट बढ़ जाती है। सर अगर हम थर्मल फैक्ट्री खत्म कर दें, थर्मल बैटरी ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। थर्मल बैटरी से नहीं करते यार, इतने से तुम क्या चला रहे हो, इतनी वोल्टेज से क्या चलाओगे आप, कौन सा लोड ड्राइव करोगे? शायद कुछ कर लो, बहुत माइनर सी कोई LED को इस तरह की हो जो
26 मिलीवोल्ट पे, लेकिन दैट इज नॉट सफिशिएंट ना। देखिए एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट होता है और एक यूटिलिटी होती है। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट ये है कि पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर्स जो है, अगर कोई मैकेनिकल मोशन होता है तो वो बिजली बनाते हैं। अब वो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट इस तरह होता है कि आपने वीडियोस भी देखी होंगी कि ये जो टायर है, टायर के नीचे वो सेंसर लगे होते हैं और वो मॉल के अंदर बंदा उस पर चल रहा होता है तो एलईडी लाइट होती है, ठीक है। अब वो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है, लेकिन पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर इस्तेमाल करके किसी ने पावर प्लांट नहीं बनाया, क्योंकि वो माइक्रो वोल्ट्स में दे रहे होते हैं। चलो बहुत अच्छा होगा तो मिली वोल्ट्स में दे देते हैं, तो बच्चों के प्रोजेक्ट्स के लिए या इस तरह की चीज़ों के लिए तो शायद यूजफुल हो, लेकिन एक यूजफुल एप्लीकेशन नहीं बन सकती उसकी वजह से, क्योंकि जितना आप खर्चा उसको बनाने में कर रहे हैं उससे बेहतर है आप एक सोलर पैनल लगा लें, ठीक है। तो ये दो चीज़ें डिफरेंट है, एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है और एक यूटिलिटी है। तो ज़्यादातर इंजीनियरिंग में चीज़ें वही कामयाब होती हैं या वही दूरस होती हैं जो जिसकी यूटिलिटी भी हो, ठीक है ना। बहुत सी चीज़ें हैं जो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के वजह से बड़ी अट्रैक्टिव नज़र आती हैं। मुमकिन है साउंड एनर्जी के अंदर से भी कोई चीज़ निकल आए, लेकिन कितने वोल्ट्स बनते हैं, कितने माइक्रो वोल्ट्स बनते हैं, तो वो डिपेंड करता है। दूसरा, कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जो आपके क्वेश्चन का एक और भी आंसर कर सकते हैं कि कुछ मटेरियल्स हैं जो बहुत सेंसिटिव है थर्मली, तो उनको तो एक्सप्लॉइट किया जाता है। ये जो पीवी पैनल है, ठीक है, इसमें क्या होता है जब इस पर लाइट पड़ती है, एनर्जी डेवलप करता है, इसके क्रॉस एक वोल्टेज बनती है। ये फोटो सेंसिटिव किस्म के मटेरियल्स हैं जिनके अंदर ये चीज़ एक्सप्लॉइट की जाती है। तो हाँ बिल्कुल, लेकिन वो फिर मटेरियल, हर मटेरियल के साथ ये चीज़ नहीं होती, फिर उसकी डोपिंग या उसकी जो कंसंट्रेशन है वो सारी चीज़ें उस हवाले से आपको देखनी पड़ती है। तो ट्रांजिस्टर वैसे भी थर्मली वो होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, तो भी सेंसिटिव होते हैं, लेकिन जो पीवी पैनल्स हैं वो फिर असल में सारी जो इसकी गेम है ना, पीवी फोटो जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का जो डिफरेंस है ना, कंडक्शन बैंड का और वैलेंस बैंड का, वो एक तो वो इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। दूसरा, पूरी मतलब हमने जो सच्ची बात है, शायद आपने मैं भी ज़्यादा पढ़ा, लेकिन कभी सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई बुक खोलें आप, ठीक है, सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई बुक खोलिएगा और उसके पहला दूसरा चैप्टर पढ़ लेना, तो उसमें ज़्यादा चीज़ें जो वो आपको नहीं पता होंगी क्या लिखी हुई, ठीक है। उसकी रीज़न है, नहीं शायद मैं क्लास के जहन तरीके बच्चे की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल उसकी बात नहीं कर रहा कि एक तो वो बहुत ज़्यादा फिजिक्स के बैकग्राउंड पे बेस्ड है, ठीक है। और दूसरा ये कि जब प्रैक्टिसिंग इंजीनियर है तो बाज़ दफ़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि एक डिवाइस बना हुआ है, इसको कैसे यूज़ करना है, डायोड ब्रिज बनी है उसे कैसे रेक्टिफाई किस तरह करना है। हाँ, तो वो पीछे मैन्युफैक्चरिंग या फैब्रिकेशन के प्रोसेस हैं उसमें आप बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, तो करने को तो काफ़ी कुछ किया जा सकता है, लेकिन मतलब कुछ नॉलेज की लिमिटेशंस भी होती हैं, कुछ टाइम की लिमिटेशंस भी होती हैं, और फिर कुछ डोमेन की लिमिटेशंस भी होती हैं कि फिजिक्स वाला बंदा जो उसकी फिजिक्स का एक्सपर्टीज़ है तो बहुत से मामला पे आप उससे कंसल्ट कर लोगे, इंजीनियरिंग वाला उसकी और एक्सपर्टीज़ है, तो ये भी कुछ मामला क्या फरमाया मसूद ने? सर वो कुछ लोग खुद भी चिल करना चाहते हैं ना, पढ़ते हैं। वो तो हर इंसान चिल करना चाहता है, जो ह्यूमन साइकी है ना वो चिल ही है, ठीक है। एक्चुअली वो दो है, एक चिल भी करे और रिटर्न मैक्सिमम मिले, लेकिन शायद एक हद तक तो ये पॉसिबल भी हो सकता है। पैसा उसको, हाँ पैसा होना चाहिए। नहीं, हर चीज़ पैसे के साथ भी लिंक नहीं है, और पैसा भी अगर बेवकूफ़ इंसान के पास है तो वो उससे कुछ इतना हासिल नहीं कर सकता, तो लेकिन कह सकते हैं कि ऑप्टिमाइज कुछ लोग कर भी लेते हैं, लेकिन सेक्रीफाइस किसी ना किसी लेवल पे तो देनी पड़ती है। ऐसा बहुत मुश्किल है कि बिल्कुल सेक्रीफाइस ना दें और कुछ वो चीज़, तो है, हाँ पैसा भी तो रहना चाहिए ना, वो तो फिर आपको साइकिल से चलाना पड़ेगा। मतलब क्या कह सकते हैं, अपनी अपनी सोच की बात है, लेकिन किसी लेवल पे कोई ना कोई सेक्रीफाइस वो टाइम की सूरत में हो सकता है, वो किसी भी सूरत में हो सकता है, कोई चीज़ अचीव करने उसके लिए कोई ना कोई सेक्रीफाइस तो देना पड़ेगा। तो बगैर सेक्रीफाइस के जो है वो सिर्फ चिल के ऊपर बेस करके अच्छा चिल वैसे भी क्या है ये मतलब वियर्ड सा कॉन्सेप्ट है, मतलब क्या चिल क्या बैठ के यूनिवर्सिटी के अगर बंदे टाइम ज़ाया कर लिया तो क्या चिल है, मतलब या तो चले कहीं बाहर गया हो, कहीं अच्छी जगह देखी हो उसने, मरी चला गया हो, आपको अच्छी जगह नहीं चाहिए। हाँ क्या कह रहे हो आप? सर आपको अच्छी जगह देखना अच्छी लगती है? नहीं, अगर कोई खूबसूरत जगह हो तो बंदा एंजॉय करता है, मतलब ये क्या बैठ के वैसे मेला बैठा हुआ है और कह रहा है मैंने बड़ा चिल करना नहीं, दोस्तों से तो वैसे घिन आती है मुझे। दोस्त क्या दोस्त होते हैं, वो बहुत बड़ा स्टोला
हाँ मफाद परस्त होना बिल्कुल कासिम। तो दोस्त एक दो ही होते हैं जो देखिए नहीं होते दोस्त वफादार। दोस्त वो होता है जिसका आपके साथ मफाद और फिर भी आपके साथ सलाम दोस्त की। अगर आपकी फील्ड से है और आपके साथ बैठे तो आप ये कि गुजारे की बात है, सही बात। फिर तो मजबूरी है, वो एक अच्छा वक्त चला रहा है आपके साथ, जब तक चलेगा चलाएगा, उसके बाद अल्लाह खैर से अल्लाह, सही उसके बात। बाद फिर जब काम में जाओगे तो वो बन जाएंगे दोस्त। सर आपका एक्सपीरियंस हमसे ज़्यादा ही है। नहीं कासिम ने बात गलत नहीं की, अल्फाज का चुनाव थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन उसने जो बात की है वो बिल्कुल ठीक की है। सबसे बड़ा इधर सोशल सर्कल इसी का है। तो इसलिए वो बेहतर समझ सकते हैं इसलिए वैसा कि जितना आपका बड़ा सोशल सर्कल है उतना आपको ये भी उतना fake भी होता है। उतना आपको ये भी फेक भी होता है, ये भी रियलाइज होता है कि एक्चुअली जब आपकी रिक्वायरमेंट होती है तो तब कोई भी नहीं होता, सब सारे मजदूरों ने सही बात है सर, जब प्रोजेक्ट चाहिए तो सारे भाग जाते हैं। तो इसलिए आई थिंक घरों में तो टाइम स्पेंड करें और भाई बहन उनके साथ, बाकी जो है वो बारह बात करते हैं कि किस तरह इनिशियली वोल्टेज जनरेट होती है, तो उसकी दो तीन रीजन थी, थर्मल एक्साइटेशन से हो जाती है, या फिर जब आप पावर सप्लाई ऑन करते हैं तो इनिशियली उसकी वजह से एक टर्न ऑन ट्रांजिएंट होता है, ठीक है। तो ये एक दो रीजन है, बाकी इसके अलावा भी रीजन हो सकती हैं, लेकिन हम इसमें इतना इंटरेस्टेड नहीं है कि क्या रीजन है, एक जनरल आइडिया हमें देना था और वो हमने दे दिया। उसके बाद the feedback circuit protects only a voltage with a frequency equal to the selected oscillation frequency। अब ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये टॉपिक ऑसिलेटर के ऑसिलेशन का ताल्लुक फ्रीक्वेंसी के साथ है, तो हमारा जो सर्किट है उसके अंदर ये इंटेलिजेंस, ये सेंस होनी चाहिए कि वो एक खास फ्रीक्वेंसी का सिग्नल फीडबैक करवाए, जो कि हमारी कह लेंगे इनपुट के तौर पे एक्ट कर रहे हैं और जो रीइंफोर्स कर रहे हैं। हर फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को वो लाना चाहिए, एक खास फ्रीक्वेंसी का सिग्नल हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे पास आउटपुट एक खास फ्रीक्वेंसी की है, तो अगर वो सारी फ्रीक्वेंसीज को करेगा तो फिर तो वो ठीक से काम नहीं करा। तो इसकी फ्रीक्वेंसी का भी इसमें, या फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिविटी का भी एक वैल्यू है जिसका ख्याल रखने की जरूरत है। एक बार फिर इस लाइन को देखें तो फीडबैक सर्किट प्रोवाइड्स ओनली वोल्टेज विद अ फ्रीक्वेंसी इक्वल टू द सिलेक्टेड ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी तो अपीयर इन फेवर ऑफ द एम्पलीफायर इनपुट। अगर आउटपुट फ्रीक्वेंसी किसी वजह से उस फ्रीक्वेंसी की नहीं है तो वो जो बीच में फिल्ट्रेशन का सर्किट है वो उसको कैंसिल कर देगा, वो उसको नहीं आने देगा। दिस इनिशियल फीडबैक voltage is amplified and continually reinforced resulting in a build up of the output voltage as previously discussed। ये सारे का सारा प्रोसेस इस डायग्राम से शोन है। ये लेफ्ट पे इसका सर्किट दिया हुआ है कि आपने सप्लाई को T0 पे कनेक्ट किया, T0 कोई भी टाइम इंस्टेंट है 0 सेकंड और जब आपने कनेक्ट किया तो टर्न ऑन ट्रांजिएंट की वजह से यहाँ पे कुछ वोल्टेज जनरेट हुई है, तो जो वोल्टेज है वो आहिस्ता आहिस्ता ऐड होते 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 इधर जाके कांस्टेंट हो गया। तो आप देखें कि दोनों के बीच में ब्रेक भी किया हुआ है, यहाँ लूप गेन ग्रेटर देन 1 रखा है ताकि वो बढ़ जाए ऊपर, और फिर उसके बाद जब वो एक वैल्यू पे पहुंच गया तो हमने लूप गेन को कांस्टेंट कर लिया कि एक खास एम्पलीट्यूड के ऊपर ही ऑपरेट करता है। तो ये दो मोड्स के अंदर यहाँ पे सर आप वही कह रहे हैं ज़ेन लगा दिया हुआ, ज़ेन ड्राइवर वो आगे सर्किट देखेंगे, वो आगे देखेंगे जो वो अभी भी थियोरेटिकली चल रहा है ना, अभी उसका प्रैक्टिकल सर्किट नहीं है, लेकिन आने वाला है जो आप बात करें। तो इससे क्या रिलेटेड क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर अ सर्किट टू ऑसिलेट। तो क्या कंडीशन है एक सर्किट के लिए कि वो ऑसिलेट करे। सर यूनिटी गेन होना चाहिए, बिल्कुल यूनिटी क्लोज लूप गेन, क्लोज लूप गेन यूनिटी होना चाहिए, और दूसरा दूसरी भी देखी थी फेज शिफ्ट जीरो इनपुट और फीडबैक या आउटपुट और फीडबैक होते हैं। इसका डिफाइन पॉजिटिव फीडबैक जब पॉजिटिव टर्मिनल को आउटपुट कनेक्ट किया जाए तो ये पॉजिटिव फीडबैक होता है, उसमें एडिशन हो रही होती है। व्हाट इज द वोल्टेज गेन कंडीशन फॉर ऑसिलेटर स्टार्टअप, लूप गेन ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ठीक है। ये तीन हो गए। उसके बाद एक ऑसिलेटर्स विद आरसी फीडबैक सर्किट, ये फीडबैक के अंदर ही कुछ सर्किट्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। 3 सर्किट्स हैं, एक वाइब्रेट ऑसिलेटर है, एक फेज शिफ्ट ऑसिलेटर और एक प्रिंटी ऑसिलेटर है। तो सबसे कॉमनली इस्तेमाल होने वाला वाइब्रेट ऑसिलेटर ये बंदे के नाम पे था, ठीक है, माइन एक साइंटिस्ट था, उसने ये कॉन्सेप्ट दिया कि यार अगर इस तरह सर्किट बने तो ये ऑसिलेशंस प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन मजे की बात है कि जिस जमाने में वाइन इंटरेस्ट करता था उस जमाने में इलेक्ट्रॉनिक्स की एडवांस नहीं थी, तो ये जो सर्किट है ये बाद में यूज हुआ। उसने आइडिया दे दिया था कि इसके अंदर ये कॉन्सेप्ट मालूम है तो ये चल जाएगा, लेकिन एक्चुअल जो है उसकी लाइफ के बाद आप कह रहे हैं कि इस्तेमाल गलत तो जरा इंसान को फूक फूक के चलना चाहिए, जमाना इतना खराब हो गया ज़्यादा सीरियसली चलते चलते भी इंसान जो है वो फिसल सकता है। तो फिसला के आपने बुलवाने खराब कर दिया। अब ये वाइब्रेट ऑसिलेटर है, ठीक है, बेसिक वाइब्रेट ऑसिलेटर के अंदर देखें तो
इसके अंदर 2 रेजिस्टर्स हैं और 2 कैपेसिटर हैं। वो कहता है कि यार ये लीड लैग सर्किट है, तो लीड लैग सर्किट के अंदर जो R1 और C1 वाला पार्ट है, ये वाला, ये कहता है कि लैग पोर्शन है, और R2 और C2 वाला पोर्शन जो है वो लीड पोर्शन है। तो असल में इसको अगर देखा जाए ना, थोड़ा सा हम चीज़ों को हटा के, अगर मैं थोड़ी देर के इसको हटा दूँ और इसको हटा दूँ C2 को और R2 को, तो ये जस्ट अंदर लो पास फिल्टर काम होता है। ठीक है, इसको अगर मैं डालता हूँ, इसको डालता हूँ, तो ये ऐसा लो पास फिल्टर काम करता है। और अगर मैं इसको डालता हूँ और इसको डालता हूँ, तो ये हाई पास फिल्टर के तौर पे काम करता है। अब ये जो लैग और लीड की बातें कर रहे हैं, ये असल में इनके फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्सेस के साथ या बॉडी प्लॉट के साथ लिंक्ड है। तो जो ये वाला सर्किट है, ये आपका कहना है कि लैग सर्किट का बिहेवियर है। इसमें आप देख रहे हो कि शुरू की फ्रीक्वेंसी पे आपका जो माइनस में वैल्यूज आ रही है, ये लैगिंग की वैल्यूज हैं। आइडियल है तो 0 फेज होना चाहिए आउटपुट और इनपुट के दरमियान में, लेकिन जैसे जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी ज्यादा जा रही है इस कट ऑफ तक, तो ये लैग कर रहा है। ये जो लो पास फिल्टर वाला पार्ट था जिसमें R पहले था और फिर हमारे पास कैपेसिटर था, ये उसका बिहेवियर फ्रीक्वेंसी के मतलब एम्पलीट्यूड के वाले से भी देख सकते हैं और फेज के वाले से भी देख सकते हैं। एम्पलीट्यूड के वाले से क्या है कि इधर से इधर तक अच्छा गेन दे रहा है और इधर से आगे गेन रिड्यूस हो रहा है, और फेज के वाले से यहाँ पे 0 दे रहा है और फिर ऐसा करते हैं जो लैग कर रहा है। ठीक है, इसी तरह जो सेकंड हमारा इसका पार्ट है जिसमें कह रहे हैं कि C2 ये R1 हो जाएगा, ये C1 हो जाएगा, और दूसरा जिसमें C2 और R2 है, ये हमारा एक हाई पास फिल्टर बन रहा है। और हाई पास फिल्टर का जो रिस्पॉन्स होता है वो जरा डिफरेंट होता है। ठीक है, इसके शुरू में अगर आप देखें तो ये आपका फेज लीड कर रहा है। ठीक है, फेज ज्यादा है, ये 0 से ज्यादा है, 90 है, 45 है, और आपकी जो गेन वाला बिहेवियर है वो डिफरेंट है। शुरू में गेन कम है आपका, लेकिन फिर करते करते खास फ्रीक्वेंसी ज्यादा आपका गेन जो है वो चेंज करे। अभी दोनों का जो बिहेवियर है वो आप ध्यान रखें थोड़ा सा, खासकर इस डायग्राम को, ये यहाँ से यहाँ डिक्रीज कर रहा है, और पिछला जो डायग्राम जो हमने दिखाया था तो अगर उसको ध्यान में रखें तो यहाँ से इस तरह बिहेव कर रहा था। ठीक है, कोई मिलती जुलता इसमें बिहेवियर कहा जा सकता है। तो दोनों को मिलाने की वजह से आपके पास जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस बन रहा है वो ये चीज बन रही है कि आपकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, इस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपको हाई गेन मिल रहा है। ठीक है, और इससे अगर आप लेफ्ट की तरफ जाएं तो यहाँ आपको लो गेन मिल रहा है, और अगर आप राइट साइड की तरफ जाएं तो यहाँ पे भी लो गेन मिल रहा है। अब वो बुक में कहते हैं कि एट लो फ्रीक्वेंसी लीड सर्किट डोमिनेट्स ड्यू टू द हाई रिएक्टेंस ऑफ C2। तो लो जब आप लो फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करें तो जो लीड ज्यादा नहीं है, और जैसे जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ी है तो ये इसके अक्रॉस जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो आपके पास ज्यादा जो आउटपुट वोल्टेज है वो इस साइड के ऊपर शो होना शुरू होगी। तो इस वैल्यू पे जब आते हैं तो आपके पास ज्यादा आउटपुट वोल्टेज इसके अक्रॉस शो होना शुरू होगी। अच्छा, इससे आगे जाए तो फिर दोबारा कम हो रही है। अब इसकी क्या रीजन है? फिर कहाँ पे गए हैं? कि जब इस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से आगे जा रहे हैं तो फिर दोबारा वोल्टेज जो है वो रिड्यूस होना शुरू होगी। इसकी सिंपल सी रीजन है, हाई फ्रीक्वेंसी पे शॉर्ट सर्किट के तौर पे काम करेगा, ये भी शॉर्ट सर्किट के तौर पे काम करेगा। ये रेजिस्टर बार-बार अपनी वैल्यू रखेगा। रेजिस्टर सीरीज में बैचलर रेजिस्टर है, हाई फ्रीक्वेंसी पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, रेजिस्टर तो रहेगा। तो ये वाला जो एरिया है इसके मुकाबले में, इन दोनों के मिलाप के मुकाबले में इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है। ये तो लो
रेजिस्टेंस की तरफ जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे 0 है, ये इसके साथ पैरेलल में, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस यहाँ 0 करीब होगी। तो जाहिर बात है कि जिधर रेजिस्टेंस ज्यादा होती है वोल्टेज उधर गिरती है। तो क्या था कि पहले यहाँ रिएक्टेंस ज्यादा थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये वाला जो पार्ट है R2 और इसका मिलाव, इसकी रेजिस्टेंस इसके मुकाबले में थोड़ी सी ज्यादा हो गई थी, ठीक है। और फिर दोबारा ये वैल्यू कम की तरफ जा रही है, तो सिर्फ इस वैल्यू के ऊपर वो ज्यादा हुई थी, ये कह लें कि बराबर हुई थी, ज्यादा भी नहीं थी, एक्चुअली बराबर हुई थी, और फिर वो दोबारा कम की तरफ जा रही है। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि दोबारा जब ये रीजन इसकी रिएक्टेंस कम हो रही है ओवरऑल, तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा हो रहा है और यहाँ वोल्टेज ड्रॉप कम हो रहा है, क्योंकि ये V आउट है, ठीक है। As the frequency increases, XC2 decreases, thus allowing the output voltage to increase. At some specified frequency, the response of the lag circuit takes over, and the decreasing value of XC1 causes the output voltage to decrease. तो इसके अगर ग्राफ को देखा जाए तो ये इससे मिलता जुलता भी नजर आता है, जिस तरह हमने यहाँ पे वेव शेप बनाया था। So the response curve for the lead lag circuit is shown, indicates that the output voltage peaks at the frequency called resonant frequency. अब resonant frequency पे जो R1 और R2 है वो बराबर होने चाहिए, और XC1 और XC2 भी बराबर होने चाहिए। इसकी एक डेरिवेशन है, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जस्ट जो हमारी ये चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो वोल्टेज गेन है वो 1/3 के बराबर है, कि जितनी आउटपुट है उसका 1/3, सॉरी जितनी इनपुट है उसका 1/3 हमें मिल रहा होगा। ये इस तरह के सर्किट्स के लिए मैक्सिमम है, ठीक है। नॉर्मली तो ये आइडियली अगर बात करें तो V आउट ओवर V इन का जो रेशियो होता है रेजोनेंट पे वो 0.707 के बराबर होता है, कुछ केसेस में 1 भी होता है, लेकिन इस खास तरह के सर्किट के लिए ये 1/1/3 के बराबर है, ठीक है, जो मैक्सिमम पॉसिबल हम ये कह रहे हैं कि आउटपुट मिल रही होगी। और दूसरा वो फ्रीक्वेंसी क्या है, वो फ्रीक्वेंसी हमारे पास है वो 1/2 पर RC है, और उसकी रीजन है कि हमने कह दिया कि R1 R2 और C1 C2 बराबर हो जाएंगे, इसलिए हमने R और C यूज किया। अगर डिफरेंट वैल्यूज होती तो फिर हम R1 R2 और C1 C2 यूज करते, लेकिन क्योंकि यहाँ हमने कह दिया कि कॉमन वैल्यू है रेजोनेंस के ऊपर, हर जगह नहीं सिर्फ रेजोनेंस के ऊपर, और हम ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं। तो हमने दो चीजें निकाल दी, एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर रेजोनेंट गेन निकाला है, इसको बाद दफा बुक्स में रेजोनेंट गेन निकाला जाता है। ये रेजोनेंट गेन है जो कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे गेन होता है, और ये हमारी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। और बाकी इसको अगर समराइज करें तो समराइज द लीड लैग सर्किट इन द वाइन ब्रिज ऑसिलेटर हैज अ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एट व्हिच द फेज शिफ्ट टू द सर्किट इज 0 एंड द अटेन्यूएशन इज 1/3। तो इस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट क्या होगा, इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपकी जो फेज शिफ्ट है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। आउटपुट और इनपुट के दरमियान फेज शिफ्ट 0 हो जाएगा, गेन आपको 1/3 मिल रहा होगा। और ठीक है, below F1 the lead circuit dominates and output leads the input। इससे पहले लेफ्ट साइड की तरफ आपकी जो आउटपुट है वो इनपुट को लीड कर रही है, इधर से राइट की तरफ आपकी जो आउटपुट है वो इनपुट को लैग कर रही है। अब ये जो लीड लैग सर्किट है ये इंडिपेंडेंटली इस्तेमाल नहीं होता, ये ऑप एम्प के साथ इस्तेमाल होगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये तो सिर्फ एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट करके उसका फेज शिफ्ट 0 कर रहा है और वोल्टेज गेन कम ज्यादा कर रहा है। असल जो काम है वो तो ऑप एम्प ने करना था, क्योंकि इनिशियली जो वोल्टेज दी जा रही है वो 0 है, तो बाकी जो एम्प्लीफिकेशन है वो ऑप एम्प करेगा। ये आरसी सर्किट तो एम्प्लीफिकेशन नहीं कर सकता। तो आप देखें कि उन्होंने जो लीड लैग सर्किट है वो ऑप एम्प के साथ कनेक्ट किया है। हमने जो ऊपर सर्किट देखा था वो इस तरह का सर्किट था, लेकिन उल्टी तरह से बना था, यानी ये आर और सी उस साइड पे देखे, लेकिन यहाँ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ इनपुट हम लेफ्ट से ले रहे थे, यहाँ हम आउटपुट राइट से ले रहे हैं, यानी इसकी जो इनपुट है सर्किट की वो इधर की आउटपुट है, तो इसलिए इसको इस साइड पे बनाना जरूरी था। सेकंड जो सर्किट है वो इसी की एक मॉडिफाइड फॉर्म है, कोई डिफरेंट सर्किट नहीं है, ठीक है। अगर आप इसको थोड़ा कंपेयर करो तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव के साथ आपका कनेक्टेड है R3 और C2, यहाँ पे R3 और C2 कनेक्टेड है, ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में, ये ग्राउंड है और ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है और ये इसका ग्राउंड है, ठीक है। और बाकी R4C1 और फिर ये नोड R4C1 और फिर ये नोड कॉमन है जो कि दोनों के दरमियान पैरेलल है, ये नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है और ये वाला पॉइंट पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है जो कि इन दोनों का पैरेलल है। तो ये सेम सर्किट है। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसमें देखा जाए तो ये पॉजिटिव फीडबैक है और हम चाह रहे हैं कि किसी तरह से इसे नॉन इन्वर्टिंग मेथड से चलाएं, ठीक है। तो अगर नॉन इन्वर्टिंग से चलाएंगे तो एक असम्पशन में ये लेनी पड़ेगी कि जो इनिशियल वोल्टेज जनरेट हो रही है वो
पॉजिटिव साइड पे जनरेट हो रही है, ठीक है। वो डायरेक्टली यहाँ पे मेंशन नहीं है इस बुक में, लेकिन जिस तरह वो सॉल्व करे तो उससे लगता है कि वो ये असम्पशन लेके चल रहा है, अदरवाइज आंसर उसका जो है वो कुछ और आता है। अच्छा, अब हमने देखा था कि नॉन इनवर्टिंग ऑप एम्प के लिए जो गेन होता है वो बेसिकली होता है ACL इज इक्वल टू 1/B। B जो है वो एटेन्यूएशन गेन होता है, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो B की वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाय R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो अगर मैं इसको दूसरे से लिखूं बन जाएगा R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R2, और ये बन जाएगा 1 प्लस R1 ओवर R2। ये मेरा गेन है। तो मैंने इस गेन के साथ प्ले अराउंड करना है। कुछ केसेस में मैंने इस गेन को 1 के बराबर रखना है और कुछ में इसको 1 से ज्यादा रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे अगर चलें तो यहाँ पे वो ACL की एक्सप्रेशन निकाली, ये सेम एक्सप्रेशन है, ठीक है। और द वाइन ब्रिज ऑसिलेटर कैन बी viewed as a non-inverting amplifier configuration with the input signal fed back from the output to the lead lag circuit voltage, ठीक है। ये चीज हमें पता है। अब पॉजिटिव फीडबैक कंडीशन फॉर ऑसिलेशन, एज यू नो दो कंडीशंस हैं, उनका भी हमें पता है, ठीक है। एज यू नो फॉर सर्किट टू प्रोड्यूस sustained sinusoidal output, phase shift around the positive feedback must be 0 and gain around loop must equal unity. The 0 degree phase shift condition is met when FR, अच्छा ठीक है। तो 0 कंडीशन कब मीट होगी? जब हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। दूसरे पास में जो आउटपुट सिग्नल है वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का आ रहा होगा, ठीक है। तो अब वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे लाने के लिए फिल्टर लगा हुआ है। तो अब ये दिया दो कंडीशंस दी हुई हैं। यहाँ पे जो कंडीशन है वो किस बेस पे है? उसका सिंपल सा रीजन है। हमने नीचे देखा था कि जो लीड लैग सर्किट है, ये वाला जो सर्किट है, इसके अंदर जो आउटपुट और इनपुट की रेशियो 1/3 है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आउटपुट और इनपुट की जो रेशियो 1/3, ये लीड लैग सर्किट की वजह से 1/3। यस सर, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए नीचे में ये लीड लैग सर्किट ही बना हुआ है, ये लीड लैग सर्किट बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये 1/3 मतलब सादा बात है, जहाँ पे अगर आउटपुट आएगी तो इधर वो 1/3 उसका हिस्सा पहुंच जाएगा, ठीक है। अब हमने पहले बात की थी कि पूरा लूप गेन जो है वो या 1 के बराबर होना चाहिए या ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। अगर स्टार्टिंग की बात करें तो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए इन दोनों का प्रोडक्ट, और अगर कंटिन्यूड की बात करें तो 1 होना चाहिए। तो बस ये चीज़ हमने शो की है। तो फेज शिफ्ट की बात की है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगा तो आउटपुट वोल्टेज और फीडबैक वोल्टेज के साथ फेज शिफ्ट है वो 0 होगा। दूसरा जो गेन है 1/3 है, और अगर इसकी वैल्यू 25 सेट कर देता हूँ तो मेरे पास वो कंडीशन बन जाती है कि ये ऑसिलेट सही तरह से करता है, ठीक है। सिर्फ इतनी बात की थी। अब वो कैसे कर सकते हैं? वो सिंपली इस तरह से कर सकते हैं कि ACL को अगर 3 करें तो यहाँ जाएगा 1 प्लस R1 ओवर R2 इज इक्वल टू 3, ये बन जाएगा R1 2 हो जाएगा इज इक्वल टू R2। तो अगर मैं इस कंडीशन को रीड करूँ तो जनरली एज ऑसिलेटर काम किया जा सकता है। वैल्यू मेंशन नहीं है, लेकिन कोई भी वैल्यू जो इस कंडीशन को मीट कर ले, अगर आप बीच में सब्स्टिट्यूट कर दें तो आपके पास आंसर जो है मोर लेस ठीक आना चाहिए। ठीक है, ये हमने रनिंग कंडीशन की बात की है। स्टार्टअप कंडीशन में हमने कहा था कि ओवरऑल गेन 1 से ज्यादा होना चाहिए। ओवरऑल गेन 1 से ज्यादा करने के लिए ये वाला गेन है, ये किसी तरह से ज्यादा करना है, ठीक है। तो अब अगर इस एक्सप्रेशन को देखें, इस एक्सप्रेशन में कौन सी चीज है जिसको मैं चेंज करके गेन को 3 से ज्यादा कर सकता हूँ? R2 को भी कर सकता हूँ, R1 को भी कर सकता हूँ, दोनों अप्रोचेज हैं, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही। तो देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब एक तरीका जो आपने शुरू में कहा था कि इसको एज ए वेरिएबल यूज करें, इससे ये हो सकता है पॉसिबली, ठीक है। और इसका रिजल्ट ये होगा कि इंक्रीज करता रहेगा, और जब इंक्रीज कर देगा तो हम इसको दोबारा से वैल्यू फिक्स कर देंगे। लेकिन रियल वर्ल्ड में ये सर्किट नहीं यूज किया जाता। रियल वर्ल्ड में जो सर्किट यूज किया जाता है वो ये सर्किट है, लिमिट कर। अब ये सर्किट कैसे काम करेगा? तो जब वो मैक्सिमम को पहुंच जाएगा तो फिर वो नेगेटिव हो जाएगा जनरल। चले ओम को बताया,
ये जो जीना डाइवर्स की एक लड़ी सी है, ये इसके पास वोल्टेज की क्रॉस होती है, इसलिए ब्रेकडाउन में और एक सीरीज में तो हम assume कर लेते हैं अपनी तरफ से कि यार ये 5.4 पे ऑन हो रहा है, वोल्टेज रेगुलेटर किसी भी है। वैल्यू पे ऑन हो रहा है। बात करने का मकसद ये है कि इनिशियली जब आउटपुट आ रही होगी, फॉर एग्जांपल ये आउटपुट है स्टार्ट किया, तो इनिशियली हम इतनी वोल्टेज नहीं दे पाएंगे कि ये ऑन हो जाए, ठीक है। एक टाइम के बाद वो वोल्टेज अचीव होगी, इनिशियली वो वोल्टेज अचीव नहीं हो पाएगी। तो जब तक वो वोल्टेज अचीव नहीं हो रही होगी, तो ये जो दोनों का कॉम्बिनेशन है ये क्या होगा? ओपन भी ओपन होगा, बिल्कुल ओपन होगा। अगर ये ओपन होगा यहाँ से, तो जो RF रेजिस्टर है वो एक्चुअली R1 और R3 का सम होगा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि ACL इक्वल टू 1 प्लस R1 प्लस R3 ओवर R2, ठीक है। अगर सारे को ऐड करें तो R1 प्लस R2 प्लस R3 ओवर R2, और हमने पहले कहा कि यार इस केस में जो R1 की वैल्यू वो 2R2 होनी चाहिए, तो ये बन जाएगा 3R2 प्लस R3 ओवर R2 इज इक्वल टू 3 प्लस R3 ओवर R2। तो इन दोनों की रेशियो से हम इसको ग्रेटर देन 3 सेट कर सकते हैं इनिशियल टाइम के लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि इनिशियली चलो हमने सेट कर दिया, ये शुरू में बढ़ता रहा, लेकिन ये क्या इस बात की जमानत कहाँ से हमें मिलेगी कि यार ये एक लेवल पे जाकर फिक्स हो जाएगा? ये भी तो जरूरी है ना। इनिशियली चला 3 से ज्यादा था, बात समझ आ गई, लेकिन 3 पे लाना भी तो लाजमी है। 3 पे आ रहा है ये नहीं आ रहा, इस चीज को वेरीफाई करते हैं। तो ये कैसे वेरीफाई होगा? कंडीशन R2 की वैल्यू बढ़ा कंडीशन से वेरीफाई करेंगे। कंडीशन क्या है? तो R2 वाली अच्छा, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाए। तो सारी गेम है वो जीनत की है। अब हमारी आउटपुट जो कि भारी की है ना, अज्यूम कर लेते हैं हम इस वैल्यू पे आ गए, ठीक है। और जीनत जो है ना वो VZ1 प्लस VK2 इस पे ऑन हो जाता है, अज्यूम करो इस पे ऑन होता है, इस पे ऑन होता है, तो जीनत ऑन हो जाएगा। जब ये दोनों ऑन हो गए तो ये कैसे बिहेव करेगा? सर वो वोल्टेज रेगुलेटर रेजिस्टेंस के वजह से वो तो ठीक है, शॉर्ट हुआ है। शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ये वैसे शॉर्ट नहीं होता, इसकी रेजिस्टेंस होती है, लेकिन जो और इसकी डीसी रेजिस्टेंस है ना वो काफी लेस होती है, यानी 10 ओम हो जाएगी, 20 ओम हो जाएगी, वो इतनी बड़ी वैल्यू नहीं होती। तो ऑलमोस्ट एज अ शॉर्ट अज्यूम किया जा सकता है। तो ये अगर ऑलमोस्ट एज अ शॉर्ट है ये पाथ तो प्रोवाइड और कर भी देगा। bypass हो जाएगा। तो दोबारा से गेन क्या आ जाएगा? ACS इक्वल टू 1 प्लस R1 ओवर R2, और R1 की वैल्यू क्या थी 2R और ये वैल्यू क्या बन जाएगी? 3 हो जाएगी। तो ये जीनर की मदद से सारी नहीं होती। वेरिएबल रेजिस्टर का ऑप्शन नहीं इन्होंने यूज किया, और मे भी उससे भी कर सकते हैं, लेकिन वो मैन्युअली करना पड़ेगा। यहाँ ऑटोमेटिकली चॉइस रखी हुई है कि जीनर इनिशियली जब ओपन है तो ये बात हमारे लिए बंद है, हमारी रेजिस्टेंस ज़्यादा है फीडबैक की, और जब ये कंडक्ट करना शुरू कर देता है तो हमारी जो गेन है वो रिड्यूस हो रही है, ठीक है। मेन इसलिए ये है इनिशियली गेन को ज़्यादा रखा गया, बाद में गेन को काम कर काम कर दिया गया। तो इस तरह से ये सारा काम चल रहा है। इसके और भी सर्किट्स हैं, लेकिन ज़्यादा तो नहीं कर लिए। ये कोड सर्किट है, मैं सिर्फ थोड़ा सा बताता हूँ कि इसमें क्या डिफरेंस है। यहाँ भी असल काम जो है ना वो गेन को रिड्यूस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ अप्रोच थोड़ी डिफरेंट यूज की है। यहाँ इन्होंने पाथ के अंदर एक JFET यूज किया। JFET एक वोल्टेज कंट्रोल स्विच होता है, जिस तरह BJT करंट कंट्रोल स्विच होता है, उस तरह JFET BJT से मिलता जुलता होता है। ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। BJT की 3 टर्मिनल, बेस है, कलेक्टर है, मीटर है, ठीक है। ये बेस, ये कलेक्टर, ये मीटर है। इसमें ये गेट होता है, ये ड्रेन होता है और सोर्स होता है, और इसमें हम करंट नहीं देते। इस साइड पे, इस साइड पे जो वोल्टेज है ना, वो वोल्टेज को कंट्रोल करके हम इसको कराते हैं, मतलब ऑन ऑफ कराते हैं। तो जब इसके क्रॉस वोल्टेज कम होती है तो ये ज़्यादा अच्छा काम करता है, एज अ परफेक्ट स्विच काम करता है। और जब इसके क्रॉस वोल्टेज बढ़ती है, अब डिपेंड करता है, कुछ में नेगेटिव वोल्टेज बढ़ाते हैं, कुछ में पॉजिटिव, लेकिन इसके अंदर नेगेटिव वोल्टेज बढ़ाएंगे तो ड्रेन और सोर्स के दरमियान जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज करने लगते हैं, ठीक है। तो सिंपल वर्ड्स में क्या है, पहले RF ओवर R वटेवर था, अब हमारे पास जो गेन है वो लिंक कर रहा है RF ओवर RDS प्लस R3,
और आरडीएस कोई फिक्स रेजिस्टर नहीं है, इन दोनों टर्मिनल्स के दरमियान में जो रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करती है। इस तरह बीजेटी में भी क्या होता है, बीजेटी में अगर आप देखें जब आप सैचुरेशन में जाते हैं तो कलेक्टर मीटर के दरमियान में जो वोल्टेज है रेजिस्टेंस है वो मिनिमाइज हो जाती है। सैचुरेशन में यही होता है, जब लीनियर रीजन में होता है तो इसके दरमियान में जो रेजिस्टेंस है वो ज़रा हाई होती है, ठीक है, क्योंकि अगर आइडियल बात करें तो सैचुरेशन में डीसी की वैल्यू कितनी होती है? 1.3 नहीं, आइडियल में 0 हो सकती है। तो 0 का मतलब है कि यहाँ से करंट तो फ्लो करे लेकिन रेजिस्टेंस इसके क्रॉस कितनी है? 0 है, ठीक है। तो जब जानना चाहता है वो दोबारा मैं रिपीट कर दूंगा अगर मौका मिले। तो बाकी ये आज की जितनी का